हेलो एवरीवन। आज हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन यानी कि संरक्षित खेती क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और कौन कौन सी वेजिटेबल क्रॉप्स को हम संरक्षित खेती के अंदर उपयोग में ला सकते हैं या फिर उनकी खेती कैसे की जा सकती है प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो इस सब के बारे में जानेंगे। जैसे कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या है, तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जो है एक ऐसी टेक्निक है या आप कह सकते हैं कि एक ऐसा वातावरण है जहाँ पे पौधों के अंदर का जो माइक्रो क्लाइमेट है यानी कि उसका जो एक एनवायरनमेंट है उसको पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। किसी भी एडवर्स आप कह सकते हैं किसी भी एडवर्स वेदर कंडीशंस में, यानी कि एक ऐसी टेक्निक जहाँ पे प्लांट के माइक्रो क्लाइमेट को कंट्रोल किया जा रहा है, या तो फुली या पार्शली या फिर उसको मॉडिफाई किया जा रहा है इस तरीके से कि क्रॉप को बचाया जा सके किसी भी एडवर्स वेदर कंडीशंस में। तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि होता क्या है कि जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है वहाँ पे जो हम खेती करते हैं वो एक ऐसे वातावरण में की जाती है जो कि बिल्कुल संरक्षित होता है, जहाँ पे वेदर कंडीशंस का या आप कह सकते हैं कि किसी भी पर्यावरण में हम फसलों को उगा सकते हैं। तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ज़्यादातर सॉइल मॉइस्चर को कंजर्व किया जा सकता है, या फिर जो सूरज से आने वाली किरणें हैं उनकी जो एनर्जी है उसको अच्छे से यूज़ किया जा सकता है, यानी कि उसका एक एफिशिएंट यूज़ किया जा सकता है सोलर एनर्जी का, क्योंकि जो सोलर एनर्जी है उसी से फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाता है। तो ये फ़ायदे हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशंस के। तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन यानी कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर, ये कॉम्बिनेशन है हॉर्टिकल्चर का और इंजीनियरिंग टेक्निक्स का, यानी कि बहुत सारी इंजीनियरिंग टेक्निक्स जैसे क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप क्वालिटी, और यदि हमें प्रोडक्शन एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना है तो हमें हॉर्टिकल्चर और इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को इससे ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। अब बताऊंगी मैं कि ग्रीन हाउस में और जो संरक्षित खेती है वहाँ पे किस तरह से कार्य होता है, किस तरह से सूरज से आने वाली किरणों को जो कि इनकमिंग जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट होती है और किस तरह से वो लॉन्गर वेवलेंथ में कन्वर्ट होती हैं। तो जितनी भी सन से आने वाली जो एनर्जी है वो आती तो बिल्कुल शॉर्ट वेवलेंथ की फॉर्म में है, बट जब वो प्लांट से या फिर अंदर का जो वातावरण है उनसे टकरा के बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करती हैं, तो होता क्या है कि वहाँ पे जो ग्रीन हाउस या प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के ऊपर की जो रूफ का एरिया रहता है वहाँ पर एक इस तरह से मटेरियल होता है कि एक इस तरह का मटेरियल रहता है कि जो उसे ग्रीन हाउस के अंदर वेवलेंथ जो शॉर्ट वेवलेंथ है उसको लॉन्ग वेवलेंथ में कन्वर्ट करता है। तो कुछ एनर्जी जो है अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ एनर्जी जो है बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से पौधे जो है अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। अब हमें प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स की क्या ज़रूरत पड़ी और बाहर भी हम जो खेती कर रहे हैं यानी कि ओपन फील्ड कंडीशंस में और पॉली हाउस में जो खेती की जा रही है उन दोनों में क्या अंतर है। तो अगर कैप्सिकम की यानी कि शिमला मिर्च की बात की जाए तो लगभग 220 क्विंटल पर हेक्टेयर ओपन फील्ड कंडीशंस में इसकी यील्ड है और पॉली हाउस के अंदर की यील्ड जो है 1400 क्विंटल पर हेक्टेयर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यील्ड का डिफरेंस है। जबकि अगर टमाटर की यील्ड की बात की जाए तो लगभग 500 क्विंटल पर हेक्टेयर ओपन फील्ड कंडीशन में है, और जो पॉली हाउस है यानी संरक्षित खेती में जब टमाटर की पैदावार ली जा रही है तो 1500 क्विंटल पर हेक्टेयर उसकी यील्ड है। उसी तरह से कुकुम्बर की अगर बात की जाए तो लगभग 260 क्विंटल पर हेक्टेयर कुकुम्बर की यील्ड है ओपन फील्ड कंडीशंस में, जहाँ पे हम उसकी फसल को जो हमारा कुकुम्बर है, खीरा है, यानी कि उसकी फसल
एक ही बार ली जा सकती है, जबकि पॉली हाउस में हम लगभग 3 बार कुकुम्बर की क्रॉप को लगा सकते हैं। तो इसके कारण कुकुम्बर की जो यील्ड है वो लगभग 1800 क्विंटल पर हेक्टेयर रहती है। अब हमें ज़रूरत क्यों पड़ी प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स की या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करने की, तो इसके बारे में जानते हैं। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर जब भी हम खेती कर रहे हैं तो हमेशा हमारी जो यील्ड रहेगी, हमारे जो क्रॉप्स हैं उनकी जितनी भी क्रॉप्स रहेंगी उनकी यील्ड जिस तरह से मैंने बताया आपको कि वो ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि वहाँ पर हम थ्रू आउट द ईयर कल्टीवेशन कर रहे हैं, यानी कि पूरा साल कल्टीवेशन कर रहे हैं। और जो भी कल्टीवेशन कर रहे हैं वो एक प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर है। तो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर का जो वातावरण इतना अनुकूल है कि वहाँ पर डिजीज़ेस का या किसी इंसेक्ट पेस्ट का अटैक होने की कम संभावना रहती है। तो ऑटोमेटिकली होगा क्या कि जो फ्रूट्स हैं उनकी क्वालिटी सही रहेगी। और हम ईयर राउंड प्रोडक्शन यानी कि ऑफ सीजन कल्टीवेशन भी कर सकते हैं। बाहर की बजाय, जैसे बाहर अगर हम खेती कर रहे हैं तो पौधों को उसका जो पर्यावरण है वो अनुकूल नहीं रहेगा। जब भी जैसे कि कोई रेनी सीज़न है या फिर किसी ऐसे वातावरण में जब पौधों को नहीं लगा सकते बाहर के कंडीशंस में और उनको अंदर हम जो संरक्षित खेती के अंदर हम ग्रो कर सकते हैं, तो उसे हम ऑफ सीजन प्रोडक्शन कहेंगे। पांचवा मेन पॉइंट ये है कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हैं, यानी कि जब हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। कुछ टेक्निकल क्योंकि इसमें चीज़ें आती हैं, तो उसी तरह से अगर कोई भी अच्छे से इसको संभाल रहा है, इस पॉली हाउस के बारे में सब जानता है, तो वो अपने लिए एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट कर सकता है। छठा पॉइंट ये है कि इसमें लीस्ट पेस्टिसाइड रेजिड्यू है, यानी कि कम से कम डिजीज़ेज अगर इसमें रहती हैं तो कम से कम पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जाएगा, जिसकी वजह से जब हम जो फ्रूट है जो हमें खाने के लिए जो हमारा एडिबल पार्ट रहेगा, जब उसका टेस्ट किया जाएगा, जैसे कि HPLC की से जब टेस्ट किया जाता है, हाई प्रोफाइल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जिसे हम कहते हैं, तो हम देखेंगे कि उसमें पेस्टिसाइड्स का जो रेजिड्यू है वो बहुत ही कम रहता है। कंट्रोल्ड पॉलिनेशन जो है प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स के अंदर कंट्रोल्ड रहती है, क्योंकि हवा का या किसी और चीज़ का, जैसे कि कोई और पॉलिनेटर्स हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो कम रहती है, यानी कि वो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर नहीं जा सकते, हवा कम रहेगी, बम्बल बीज की एक्टिविटी कम रहेगी, तो इसकी वजह से पॉलिनेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ईजियर प्लांट प्रोटेक्शन, एक खुले में अगर हमें कल्टीवेशन कर रहे हैं, जैसे कि हम ओपन फील्ड कंडीशन बोल रहे हैं, और एक वातावरण ऐसा है जहाँ पे हम सारी की सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट किए हुए हैं, तो वहाँ पर जो है प्लांट को प्रोटेक्ट करना इजी रहेगा एज कंपेयर टू ओपन फील्ड कंडीशन। और सबसे मेन बात है कि वीड फ्री कल्टीवेशन होगी, यानी कि जब हम एक ऐसे वातावरण में पौधों को ग्रो कर रहे हैं जहाँ पर हम मल्च का, यानी कि या तो ऑर्गेनिक मल्च का यूज़ कर रहे हैं या फिर इनऑर्गेनिक मल्च का यूज़ कर रहे हैं, तो होगा क्या कि जो वीड्स हैं उनकी जो, यानी कि जो खरपतवार हैं वो बहुत ही कम उगेंगे या फिर उनकी कल्टीवेशन बिल्कुल भी नहीं होगी, जिसके कारण प्लांट्स में जो है वो सनलाइट, सूरज से आने वाली एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स पौधों को प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके बीच कंपटीशन नहीं रहेगा, तो पौधे जो हैं अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। अब प्रोडक्शन सिस्टम और मीडिया की बात करते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में। तो एक हमारा सिस्टम रहता है सॉइल सिस्टम, जिसे कि हम जियोपोनिक्स कहते हैं, और दूसरा रहता है सॉइललेस कल्चर। जब हम बात कर रहे हैं कि डिजीज़, इंसेक्ट्स और वीड्स से हमने सॉइल को इस तरह से कंट्रोल करना है कि उसमें कोई भी इस तरह की चीज़ें ना आए, जैसे कि डिजीज़ ना हो, इंसेक्ट्स ना हो और वीड्स ना हो, तो जो सॉइल है उसमें इस तरह की चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। पर अगर उसकी बजाय हम सॉइललेस कल्टीवेशन पे जा रहे हैं, यानी कि जो हम नर्सरी ग्रो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कोकोपीट, परलाइट, वर्मिकुलाइट, जब इनकी रेशो 3,
3:1:1 की रेशो में आप देख रहे हैं जो कोकोपीट है उसकी मात्रा ज़्यादा है। उसके बाद जो परलाइट है वो भी एक लगभग इससे 2 गुना कम है, और जो हमारा वर्मीकुलाइट है वो भी कम है। तो इसकी रेशो है 3:1:1। जब इस रेशो में हम सॉइललेस मीडिया को बना रहे हैं तो सॉइल से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं जो पौधों को ख़राब कर सकती हैं वो बहुत ही कम रहेंगी, यानी कि न्यूट्रिएंट्स का लॉस भी कम होगा और पौधों में आने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाएंगी या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। जबकि सॉइल में अगर हम कल्टीवेशन कर रहे हैं तो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स का जो लेवल है वो लीच हो जाएगा। जब भी हम इरिगेशन करते हैं या फ्लडिंग कर रहे हैं तो वाटर का टेबल ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से एयरेशन नहीं होगी, यानी कि पौधों को प्रॉपर उसकी हवा नहीं मिलेगी, और जिससे होगा क्या कि प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगी। यानी कि जब हम नर्सरी ग्रो कर रहे हैं तो नर्सरी में हर एक पौधे को प्रॉपर एरिएशन नहीं मिलेगी, जबकि आप देख रहे हैं यहाँ पे सॉइललेस मीडिया में हर एक प्रोट्रेस में, जब प्रोट्रेस के होल्स में एक एक सीड को डाला जाएगा तो हर एक सीड को ग्रो होने के लिए एक इनफ स्पेस होगा, तो उसकी वजह से जो है सीडलिंग्स की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी और रूट्स जो है बिल्कुल कंपैक्ट रहेंगी। अब टिप्स क्या हैं कल्टीवेशन अगर हमने प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर करने हैं। सबसे पहले है कि आप एक एप्रोप्रिएट यानी कि एक ऐसी वैरायटी लगाइए जो कि उस वातावरण के लिए बहुत ही सूटेबल है, या फिर आप हाइब्रिड वैरायटीज़ को लगाइए। इस तरह की वैरायटीज़ ग्रो कीजिए जो कि रेजिस्टेंट हो इंसेक्ट, पेस्ट और डिजीज़ के लिए। जनरली मिड हिल्स की बात की जाए तो वहाँ पे बैक्टीरियल विल्ट जो कि रॉलस्टोनिया से रहती है, रॉलस्टोनिया सोलिनम सीरम से जो डिज़ीज़ होती है, तो उस डिज़ीज़ की वजह से जो पौधों को नुकसान होता है या किसी फार्मर को नुकसान होता है, तो उससे अपनी पौधों को बचाने के लिए इस तरह की वैरायटीज़ लगाइए जो उस डिज़ीज़ से रेजिस्टेंट हो। या फिर प्रोडक्शन जो है ऑफ सीज़न में की जाए। पूरी तरह से जितने भी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस रहती हैं किसी भी यूनिवर्सिटीज़ की या किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, तो उन्हें फॉलो कीजिए, या अपने जो प्लांट्स हैं, जो भी आपने पौधे लगाए हैं, चाहे वो आपके टोमेटो के हों, चाहे कुकुम्बर के हों, या फिर वो पौधे आपके शिमला मिर्च के हो, तो उनकी प्रॉपर ड्रेनिंग की जाए, प्रॉपर प्रूनिंग की जाए और प्रॉपर पिंचिंग की जाए, ताकि पौधों को एक अच्छा वातावरण या फिर एक अच्छी एरेशन मिले ग्रो होने के लिए। यानी कि हम एक हाइजीनिक कंडीशन क्रिएट करेंगे, और जितने भी प्लांट प्रोटेक्शन के मेजर्स हैं वो टाइम टू टाइम प्रयोग में लाए जाएं। और अगर हमें प्लांट्स को अपनी डिजीज़ से या किसी भी इंसेक्ट पेस्ट से बचाना है तो बायोलॉजिकल कंट्रोल या फिर इंटीग्रेटेड बायोलॉजिकल कंट्रोल का उपयोग में लाया जाए। तो यहाँ पे कुछ वैरायटीज़ बताई गई हैं कि टोमेटो की कौन सी वैरायटीज़ आपको ग्रो करनी है प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर, कैप्सिकम की कौन सी वैरायटीज़ ग्रो करनी है। जैसे कि टोमेटो की कुछ लाइंस हैं, या फिर रक्षिता एक अच्छा हाइब्रिड है जो टोमेटो के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर हमें प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में खेती करनी है टमाटर की। दूसरा सूर्या, तीसरा BWT-3 और चौथा जो हाइब्रिड है वो है 7711। उसी तरह से कैप्सिकम की जो रेड कलर की वैरायटीज़ हैं जिन्हें हम कल्टीवेट कर सकते हैं प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो रहेंगी नन 3019, बॉम्बे, इंदिरा, हीरा, भारत, महाभारत, मेकॉन्ग। और उसी तरह से अगर कैप्सिकम की येलो कलर की वैरायटीज़ की बात की जाए तो रहेंगी स्वर्णा, ओरोबेले, नन, तन्वी 320 और इंजल 26, गोल्डन समर। और हरे रंग की अगर वैरायटीज़ को ग्रो करना है कैप्सिकम की प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर तो कैलिफोर्निया वंडर, इंदिरा, भारत और मेकॉन्ग। जैसे कि मैंने बताया कि वैरायटीज़ का आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन सी वैरायटी प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर ग्रो की जानी चाहिए।
जैसे कि पालम टोमेटो हाइब्रिड की बात की जाए, पालम टोमेटो हाइब्रिड 1 जो है बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंट हाइब्रिड है, जो कि CSK HPKV पालमपुर टोमेटो हाइब्रिड जो है डेवलप किया गया है। इसकी जो यील्ड आती है प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर वो लगभग 1000 से 1100 क्विंटल पर हेक्टेयर है। तो यहाँ पे कुछ प्लग ट्रेज, प्रो ट्रेज या फिर आप देख सकते हैं पॉली टनल्स बनाई गई हैं जहाँ पे नर्सरी को ग्रो किया गया है सॉइललेस मीडिया के अंदर। प्रो ट्रेज और पॉली ट्यूब्स की बात की जाए तो वहाँ पे लगभग नर्सरी की जो जर्मिनेशन है 100% रहेगी, और पोर्टेबल लो टनल्स में भी नर्सरी की जो रेज करने की क्षमता है वो भी लगभग 100% रहेगी। हाईटेक नर्सरी अगर आप रेज कर रहे हैं तो लगभग 40 से 45% उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज रहेगी। उसी तरह नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस में भी लगभग 100% जर्मिनेशन है। अगर बेड्स बना रहे हैं, प्रॉपर स्पेसिंग कर रहे हैं, प्रॉपर ड्रेनिंग प्रूनिंग कर रहे हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स की जो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर ग्रो की जा रही हैं, तो उसमें भी लगभग 100% जर्मिनेशन की संभावना रहेगी। तो मैंने ये बताया था कि सॉइललेस मीडिया को हम कैसे तैयार कर सकते हैं एक हेल्दी नर्सरी ग्रो करने के लिए। ये आपकी प्लग ट्रेज हैं या आप इन्हें प्रो ट्रेज कह सकते हैं। प्रो ट्रेज का जो साइज़ है या तो 99 होल कैपेसिटी की रहेंगी या 50 होल कैपेसिटी की। तो जब आप इस तरह की प्रो ट्रेज में, यहाँ आप देख सकते हैं, जब आप इस तरह की प्रो ट्रेज में ग्रो कर रहे हैं नर्सरी को, तो ये जो आप वाइट कलर के थ्रेड्स देख रहे हैं ना, ये हैं आपके रूट्स, मतलब कि ये हैं रूट्स। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि रूट्स जो हैं प्लग ट्रेज में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए हैं, और ये जो सीडलिंग है ये आपकी कुकुम्बर की सीडलिंग है। तो जब रूट्स इफेक्ट नहीं हो रही हैं, प्रॉपरली ग्रोथ कर रही हैं, तो उस तरह से इस टाइप के जब मीडिया में आप ग्रो कर रहे हैं प्लग ट्रेज में, तो प्रॉपर एरिएशन मिलने की वजह से जो नर्सरी है वो बहुत ही कम्पैक्ट रहेगी और एक हेल्दी नर्सरी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी की पूरी बॉल को ही ट्रांसप्लांट कर दिया जा रहा है मिट्टी में, जब आप सॉइल में उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ इम्प्रूव्ड प्लांटिंग मटेरियल्स हैं जो दिखाए गए हैं, और मल्चिंग कैसे करनी है, मल्चिंग का क्या क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट्स हैं, कि मल्च हमारे जो वीड्स को किस तरह से कंट्रोल कर रही है, वाटर एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव कर रही है, तो और ट्रैप्स की इंस्टॉलेशन कैसे करनी चाहिए डोर्स के आगे, जिससे कि जो इंसेक्ट हैं वो आपके कंट्रोल में आ जाए। ये देख सकते हैं आप ट्रैप्स, और यहाँ पे ये इंसेक्ट्स जो अट्रैक्ट हुए हैं येलो स्टिकी ट्रैप्स की तरफ। और बेड प्रिपरेशन कैसे किया जाए टोमेटो और कुकुम्बर के लिए, जब प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में उन्हें ग्रो किया जा रहा है, तो लगभग बेड की जो विड्थ है, आप यहाँ देख सकते हैं बेड की जो विड्थ है वो 90 सेंटीमीटर है, और स्पेसिंग बेड की स्पेसिंग जो है 70 से 30 सेंटीमीटर, 70 बाय 30, यानी कि इस बेड से इस बेड की जो स्पेसिंग है वो है 70 बाय 30 सेंटीमीटर, और जो पाथ है, पाथ कितना होना चाहिए 60 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से एक इफ़ेक्टिव बेड प्रिपेयर कर सकते हैं टोमेटो और कुकुम्बर के लिए प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में, जब हम खेती कर रहे हैं इन दोनों क्रॉप्स की। अब जब हम टोमेटो या फिर आप कह सकते हैं कुकुम्बर को, और हम शिमला मिर्च की खेती जब संरक्षित खेती कर रहे हैं, तो उस खेती को अगर हमें अच्छे से करना है तो कुछ फर्टिलाइज़र्स का यानी कि फर्टिगेशन भी करनी पड़ेगी। तो फर्टिगेशन का मतलब ही ये है कि इरिगेशन अलॉन्ग विद फर्टिलाइज़र, मतलब कि आपने इरिगेशन के साथ ही फर्टिलाइज़र्स को प्रयोग में लाना है। तो किस तरह से बेसल एप्लीकेशन करेंगे NPK की, यानी कि NPK जब आप 50, 75 और 50 के रेशो में पर हेक्टेयर, ये kg पर हेक्टेयर टोमेटो की क्रॉप के लिए, और 50, 50, 50 NPK कैप्सिकम और कुकुम्बर के लिए करेंगे यूज़ बेसल एप्लीकेशन में, तो फर्टिगेशन हम इफ़ेक्टिव फर्टिगेशन कहेंगे। और 19-19-19 को जब आप 4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर एरिया में यूज़ कर रहे हैं, ट्वाइस अ वीक टोमेटो के लिए करेंगे आप, ट्वाइस अ वीक इन टोमेटो 19-19-19 को।
और 4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर एरिया में ट्वाइस अ वीक अप टू फ्लावरिंग और थ्राइस अ वीक आफ्टर इन कैप्सिकम। यानी कि इतना जो आपका फर्टिलाइज़र है 4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर एरिया के लिए यूज़ करेंगे। कैप्सिकम के लिए एक करेंगे हम फ्लावरिंग के टाइम, जब पौधों में फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगी। दूसरी हम करेंगे फूल आने के लगभग 3 हफ्ते बाद। और कुकुम्बर में जो फर्टिगेशन का शेड्यूल रहेगा वो रहेगा 5 ग्राम पर मीटर स्क्वायर थ्राइस अ वीक इन कुकुम्बर। तो फर्टिगेशन कब शुरू करनी है? फर्टिगेशन को जो बेस्ट टाइम है 21 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। जब आप मेन क्रॉप को आप फील्ड में लगा रहे हैं, यानी कि प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर लगा रहे हैं, तो लगभग उसके 21 दिनों बाद आपने जो फर्टिगेशन है वो स्टार्ट करनी है। फिर उसके बाद फर्टिगेशन को कब स्टॉप करना है? लगभग 15 दिन लास्ट हार्वेस्ट से पहले। तो यहाँ पे कुछ ड्रिप इरिगेशन शेड्यूल बताया गया है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन का रेट कितना रहना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए और ड्रिप का ऑपरेशन टाइम क्या होना चाहिए। अगर आपकी क्रॉप जनवरी से मार्च के बीच की है तो लगभग 1.5 से 2.5 लीटर पर स्क्वायर मीटर इरिगेशन रेट होना चाहिए और डेली आप इरिगेशन कीजिए लगभग 6 से 10 मिनट के लिए। अगर आपकी क्रॉप अप्रैल से जून तक की है तो लगभग 3.5 से 4.5 ड्रिप इरिगेशन रेट होना चाहिए, हफ्ते में 2 बार, या फिर आप बोल सकते हैं डेली, या फिर एक दिन में 2 बार, तो लगभग 13 से 18 मिनट के लिए। उसी तरह से अगर क्रॉप जुलाई की और सितंबर के बीच की है तो लगभग 2 से 2.5 लीटर पर स्क्वायर मीटर जो है इरिगेशन रेट होना चाहिए और डेली आप इरिगेशन कीजिए लगभग 8 से 12 मिनट के लिए। चौथे पे अगर मैं बताऊं कि अगर आप अपनी क्रॉप को अक्टूबर या दिसंबर, जो कि सर्दियों के दिन रहते हैं जिन्हें आप विंटर्स कहते हैं, तो उसमें अगर क्रॉप को लिया जा रहा है तो वहाँ पर पानी की रिक्वायरमेंट जो है कम रहेगी। तो आप या तो डेली इरिगेट कीजिए या अल्टरनेट डेज में इरिगेट कीजिए लगभग 6 से 8 मिनट के लिए, और जो ड्यूरेशन रहेगी, ड्रिप ऑपरेशन टाइम होगा, वो भी कम रहेगा। तो ये सब डिपेंड करता है कि कौन सा सीज़न है, कौन सा क्रॉप का ग्रोइंग पीरियड है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप जो है ड्रिप इरिगेशन को शेड्यूल कर सकते हैं। बाकी मैंने बताया कि जितने भी सॉइलस मीडिया है हम उन्हें क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ द मिक्सचर। जब मैंने बात कही कि 3:1:1 की रेशो में आपने कोकोपीट, परलाइट और वर्मीकोलाइट को मिक्स करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पौधों को एक ऐसा मिक्सचर मिलेगा जो बहुत ही होमोजीनियस होगा, जिसकी रेशो बिल्कुल डिफाइन रहेगी। तो पौधे जो हैं उसी वातावरण में, उसी मीडिया में अच्छे से ग्रो होंगे और प्रॉपरली यूनिफॉर्मली उनकी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी, अच्छे से डेवलप रहेंगे। दूसरा, जब आप किसी भी प्रो ट्रेस में ईज ऑफ हैंडलिंग हो रही है, जब आप प्रो ट्रेस में नर्सरी को ग्रो कर रहे हैं इस सॉइलस मीडिया में, ठीक है, तो क्या आपको ट्रांसपोर्ट की सुविधा रहेगी, क्योंकि वो इस तरह का जो मिक्सचर है वो सॉइल से लगभग हल्का ही रहता है और मैनुअल ऑपरेशन जो है वो कम रहेगा। तीसरे पे बात आती है वर्सेटिलिटी की। जो मिक्सचर है आप स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको कोकोपीट, परलाइट या वर्मीकोलाइट से कीजिए। हाँ, अगर आप चाहें तो सॉइल के साथ भी इस तरह के मिक्सचर की अमेंडमेंट कर सकते हैं। ये जितने भी ये मिक्सचर हैं ये स्टरलाइज्ड रहते हैं। तो स्टरलाइज्ड का मतलब है कि ये इंसेक्ट या पेस्ट, ये पौधों में होने वाली, मिट्टी से होने वाली बीमारियां या मिट्टी से उत्पन्न होने वाले जीव नहीं होंगे, जिसकी वजह से जर्मिनेशन की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा रहेगी और डिजीज़ का अटैक बहुत ही कम रहेगा। अगली बात आती है कि गुड ड्रेनेज और मिक्सचर रिटेंशन की, यानी कि जितने भी ड्रेनेज से रिलेटेड समस्याएं हैं वो बहुत ही कम रहेंगी या ना के बराबर रहेंगी, और इस तरह के मिक्सचर को यूज़ करना बहुत ही रिलायबल है और ये बहुत ही इजीली हमें अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये कुछ सॉइललेस मीडिया की एडवांटेज थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुकुम्बर की, टोमेटो की, कैप्सिकम की,
ग्रोथ, एक हेल्दी नर्सरी जिसे आप कह सकते हैं, और यूनिफॉर्मिटी कितनी ज़्यादा है। हर एक होल में जो है, प्रोट्रेस के हर एक होल में प्रॉपर सीड की जर्मिनेशन हुई है, और किस तरह से रूट्स जो है, एक फाइबरस रूट्स जो है डेवलप हुई हैं, और पूरे के पूरे मीडिया को उन्होंने कवर कर दिया है, कंपैक्ट कर दिया है, यानी कि रूट्स जो है फुली ग्रो की गई हैं। अब हम बात करेंगे कि हम प्लग ट्रेस में ही नर्सरी की प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी जो सीडलिंग्स हों वो डैमेज होने से बच जाएं, ऑफ सीजन कल्टीवेशन हम इजीली अप्रोच कर सकें एज़ कम्पेयर टू अदर ट्रेडिशनल मेथड से। चौथा ये है कि हम वायरस फ्री नर्सरी को रेज कर सकें। जब आप नर्सरी को रेनी और पोस्ट रेनी सीजन में डेवलप कर रहे हैं तो सॉइल में बहुत तरह के फंगस रहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है निमाटोड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, जिसकी वजह से आपकी जो क्रॉप है वो इफेक्ट हो सकती है, यानी कि नर्सरी की अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी। चौथा ये है कि ड्यूरेशन ऑफ नर्सरी रेजिंग ड्यूरिंग विंटर इज़ लॉन्ग। जब आप विंटर्स में नर्सरी को प्रिपेयर कर रहे हैं तो इतना कम टेम्परेचर होगा जिसकी वजह से जो सीड्स हैं वो प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं होंगे, तो सीड्स की जर्मिनेशन कहीं कहीं पैची फॉर्म में होगी, तो बहुत सारी डिजीज़ेस भी हो सकती हैं, या फिर कुछ प्लांट्स में जो है, कुछ सीड्स में इंजरी भी हो सकती है कम टेम्परेचर होने की वजह से, जिसकी वजह से वो जर्मिनेट नहीं होंगे। तो इसीलिए हम अगर प्लग ट्रेस में नर्सरी की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोज व्यू नर्सरी का, प्लग ट्रेस में किस तरह से नर्सरी जो है एमर्ज हुई हैं। यही है कि इसमें हम लेबर की कॉस्ट, लेबर की जो लेबर का परसेंटेज है, लेबर का वर्किंग एफिशिएंसी है, डेली वर्क आवर है, उसको भी हम कैसे सेव कर सकते हैं, और किस तरह से ऑफ सीज़न प्रोडक्शन हम नर्सरी की कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न किसी एरिया से ले सकते हैं। और डिजीज़ फ्री नर्सरी तो मैंने बताया ही कि रेनी और पोस्ट रेनी सीज़न में जो प्रॉब्लम रहती है उस प्रॉब्लम को भी हम इंडिपेंडेंटली सॉर्ट कर सकते हैं और सेल्फ जनरेशन के एंटरप्राइज को या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट कर सकते हैं, अगर हम इस तरह से नर्सरी को प्रिपेयर कर रहे हैं, नर्सरी को ग्रो कर रहे हैं एक हाईटेक स्ट्रक्चर्स में, या फिर प्लग ट्रेज में, प्रो ट्रेज में, पॉलीटनल्स के अंदर, या इस तरह के स्ट्रक्चर्स जहाँ पे इस तरह की नर्सरी यानी कि सॉइललेस नर्सरी को अच्छे से ग्रो किया जा सकता है। क्योंकि इस तरह की नर्सरी में पौधों के बीच कोई भी कंपटीशन नहीं रहता है, इसलिए वो प्रॉपर ग्रो करेंगे। किसी भी तरह के एसेक्सुअली प्रोपोगेटेड वेजिटेबल, यानी कि जिन वेजिटेबल्स को आप कलम से या फिर कुछ ऐसे प्लांट के पार्ट से ग्रो कर रहे हैं, तो उन वेजिटेबल्स को भी इस तरह की नर्सरी में आराम से ग्रो किया जा सकता है, और ये हमारे लिए बहुत ही इकोनॉमिक रहेंगे। क्योंकि जो सीड का लॉस है, सीड्स जब आप ट्रेडिशनल सिस्टम यानी कि ओपन फील्ड में जब नर्सरी को ग्रो कर रहे हैं तो उसमें जो सीड की वेस्टेज रहेगी वो ज़्यादा होती है और ट्रांसपोर्ट की भी प्रॉब्लम रहती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो मैंने बताया कि आपको डिजीज़ की आएगी ही आएगी जब आप एक ऐसे टेम्परेचर में एक ऐसी जगह पे नर्सरी को रेज कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी डिजीज़ का इनोकुलम प्रेजेंट रहता है, सॉइल से सॉइल बॉर्न डिजीज़ की प्रेजेंस रहती है। तो उस तरह से डिजीज़ को ऑफ सीजन नर्सरी को रेज करने के लिए आप जो है वेजिटेबल नर्सरी को सॉइललेस मीडिया में ग्रो कर सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे जो ग्रोअर्स के लिए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप कमर्शियल लेवल पे प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स के अंदर क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं। तो किस तरह से आप देख सकते हैं कि नर्सरी को जब ग्रो किया जा रहा है तो वर्टिकल स्पेस को यानी कि किस तरह से स्पेस को यूटिलाइज किया जा रहा है नर्सरी की प्रोडक्शन करने के लिए। तो इस तरह ये आप कुछ देख सकते हैं प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर कैप्सिकम की क्रॉप कितने अच्छे से इस क्रॉप को ट्रेनिंग की गई है, प्रॉपर प्रून्ड की गई है क्रॉप। ये कुछ पैड सिस्टम को बताया गया है, यानी कि जब आप अच्छे प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं तो किस तरह से
जो कूलिंग इफेक्ट है वो पौधों को प्रोवाइड किया जा रहा है। ये हाईटेक तरह के स्ट्रक्चर्स रहते हैं जहाँ पे हर एक फैसिलिटी प्लांट्स के लिए अवेलेबल रहेगी। ये फैंस हैं, ये एक प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है। तो अब मैं प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स की बात करूँगी कि किस तरह के प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर जो है वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि नेचुरली वेंटिलेटेड लो कॉस्ट पॉली हाउस, या फिर आप कह सकते हैं लो कॉस्ट ग्रीन हाउस। सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं किस तरह का स्ट्रक्चर है। इसमें जो टॉप कवरिंग है, ये जो आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक की कवरिंग है और ये साइड के वेंट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो फैंस हैं और ये आपका डबल डोर एंट्री सिस्टम है। एक सिंगल डोर ये है, ये दूसरा डोर ये है और ये शेड नेट है, ठीक है। तो ये एक नेचुरली वेंटिलेटेड है। नेचुरली वेंटिलेटेड का मतलब ही ये है कि यहाँ पर जो है वेंटिलेशन के लिए साइड वेंट्स जो हैं वो लगाए गए हैं। इसकी जो कॉस्ट है इस तरह के स्ट्रक्चर्स की वो लगभग आधी होती है सेमी कंट्रोल्ड क्लाइमेट कंट्रोल पॉली हाउसेस से। तो ये बैम्बो से या फिर वुडन का एक प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है। नेचुरली वेंटिलेटेड मॉडिफाइड बैम्बो पॉली हाउस बोल सकते हैं आप इसे। और इसकी जो कॉस्ट रखती है लगभग 35,000 इसकी टेंटेटिव कॉस्ट है। और इस स्ट्रक्चर की जो साइज़ है वो लगभग 16 बाय 5 मीटर का साइज रहेगा। तो ये है मीडियम टेक के पॉली हाउस, ये आप देख सकते हैं। और मीडियम टेक के पॉली हाउस की जो लगभग कॉस्ट है उसको प्रोड्यूस करने की जो प्रोडक्शन उसकी जो कॉस्ट रहेगी वो 2,25,000 है। और अगर इसी तरह का स्ट्रक्चर मीडियम स्ट्रक्चर है और मीडियम टेक स्ट्रक्चर है तो और 15 बाय 7 मीटर का है तो इसकी कॉस्ट लगभग आधी हो जाएगी 1,35,000। और टेंटेटिव कॉस्ट अगर लो टेक स्ट्रक्चर्स की बात की जाए जो कि 36 बाय 6 मीटर के रहते हैं साइज में, तो इनकी जो कॉस्ट है वो लगभग रहेगी 1,50,000 के आसपास। तो ये पॉली टनल्स में किस तरह से नर्सरी को ग्रो किया गया है और कुछ क्रॉप्स को भी रेज किया गया है। यहाँ पे आप ब्रिंजल की क्रॉप देख सकते हैं। ये जो है आपकी टोमेटो की क्रॉप है। और यहाँ पे प्लग्ड यानी कि पॉली ट्यूब्स में किस तरह से नर्सरी को रेज किया जा रहा है। ये लाइन सोइंग जो है नर्सरी में एक प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है पॉली टनल, उसके अंदर लाइन सोइंग कैसे की गई है सीड्स की। और ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है पॉली टनल स्ट्रक्चर है। तो क्या क्या प्रियम्बल्स होने चाहिए वेजिटेबल्स को जब आप ग्रो कर रहे हैं ग्रीन हाउस के अंदर। सबसे इम्पॉर्टेंट है टेम्परेचर का होना, दूसरा प्रॉपर वेंटिलेशन का, तीसरा रेडिएशंस का, सन से आने वाली एनर्जी, चौथा ह्यूमिडिटी कैसे कंट्रोल की जा रही है। और प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होगी तो सोर्स से सिंक का जो रेशो रहेगा वो बहुत ही अच्छा होगा, सोर्स टू सिंक रेशो। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी क्रॉप्स को हम प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर ग्रो कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर जो अच्छे से या फिर आप कमर्शियल लेवल पे ग्रो होने वाली क्रॉप्स हैं वो आपकी रहेंगी टमाटर, शिमला मिर्च, कुकुम्बर, लेट्यूस, समर स्क्वैश, वेजिटेबल नर्सरी और बहुत सारे ऑर्नामेंटल्स और कट फ्लावर्स से की नर्सरी, ठीक है। तो एनवायरनमेंट कंट्रोल कैसे करेंगे जब प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर की बात करें। डबल डोर सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि डबल डोर सिस्टम का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेंटिलेशन या तो टॉप वेंटिलेशन और जो साइड की वेंट्स हैं वो भी एक प्रॉपर सेंटीमीटर की हाइट पे रहने चाहिए। तीसरा की ये है कि शेड नेट्स जो टॉप पे हैं वहाँ पे शेड नेट का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो टॉप और इनसाइड के जो वेंट्स रहते हैं ओवरऑल जो ग्रोथ है वो उसकी डिपेंड करती है नर्सरी की या फिर प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर जिस भी क्रॉप को ग्रो किया जा रहा है। तो उसकी जो शेडिंग है, शेडिंग परसेंटेज कितनी आ रही है उसमें, तो उसके ऊपर
बिल्कुल डिपेंडेंट रहेगी हमारी क्रॉप की ग्रोथ। चौथा ये है कि अगर हम फैन और पैड सिस्टम को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हाईटेक के स्ट्रक्चर्स में, तो वो बहुत ही एफिशिएंट रहेंगे इस तरह के क्रॉप को ग्रो करने के लिए। और हमें ह्यूमिडिटी को लगभग 60 से 80% मेंटेन करके रखना है, ताकि हमारी क्रॉप जो है बिल्कुल सही रहे, उनमें कम से कम बीमारियां आएँ। और टेम्परेचर को, ऑप्टिमम टेम्परेचर को मेंटेन करना है लगभग 18 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो एक तो वेंटिलेशन, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा रेडिएशंस जो कि शेड को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम्स हैं, चौथा हाइट, जो वेंट्स की हाइट है, और ह्यूमिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमिडिटी कितनी मेंटेन करनी है। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि हम ह्यूमिडिटी क्यों मेंटेन कर रहे हैं इतनी, या इतना टेम्परेचर क्यों रेज कर रहे हैं, इतना ऑप्टिमम टेम्परेचर क्यों मेंटेन कर रहे हैं किसी भी प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर। जब भी प्लांटिंग टेक्निक्स की बात करेंगे किसी भी प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में, तो किस तरह से हमने क्रॉप को ग्रो करना है। जैसे कि रेज्ड बेड्स होने चाहिए, लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर बेड्स के बीच का डिस्टेंस रहना चाहिए, जिसे आप प्लांटिंग डिस्टेंस या कहेंगे। या फिर फर्टिगेशन कैसे करनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि 1.5 से 2.5 लीटर जो आपने पर स्क्वायर मीटर एरिया में किस तरह से फर्टिगेशन करनी है। ड्रिप इरिगेशन का रेट क्या होना चाहिए, जो टाइम टू टाइम या सीज़न टू सीज़न वेरी करेगा। और इंसेक्टिसाइड्स को आपने कैसे यूज़ करना है, उनकी कैसे टाइमली अवेलेबिलिटी करवानी है अपने प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर। तो यहाँ पे कुछ क्रॉप्स हैं, एक साइड आप देख सकते हैं कैप्सिकम की क्रॉप है ये, और दूसरी साइड आपकी कुकुम्बर की क्रॉप है, और पीछे आप यहाँ पे क्रॉप देख रहे हैं ये आपकी टमाटर की क्रॉप है। तो एक ही प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर 3 तरह की क्रॉप्स को कैसे ग्रो किया गया है, तो आप बहुत अच्छे से देखिए। यहाँ पे ये आपके पैड सिस्टम हैं, जिन्हें आप फैन और आपके फैंस लगे होंगे इसके फ्रंट में। तो फैन और पैड सिस्टम है प्रॉपर एरिएशन के लिए, प्रॉपर ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए। और ये आपके जो हैं यहाँ पे ड्रिपर्स बिछाए गए हैं, तो यानी कि जो वाटर का लॉस है वो भी कम से कम हो, प्लांट को उसके बिल्कुल जो रूट्स का पार्ट है वहाँ पे प्लांट्स को पानी मिले, और पानी की जो वेस्टेज है वो इस सिस्टम में बहुत ही कम रहती है। तो इस तरह से प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से प्रॉपर टेक्निकली इसकी ट्रेनिंग प्रूनिंग की जा रही है, पिंचिंग की जा रही है, डिसबडिंग की जा रही है क्रॉप की। एक हेल्दी नर्सरी से ट्रांसप्लांटेड क्रॉप कुकुम्बर की देख सकते हैं। ये क्रॉप जो है लगभग 10 से 15 या 15 से 20 दिन की क्रॉप है, जो कि ट्रांसप्लांटिंग के बाद की क्रॉप है। और कितनी हेल्दी क्रॉप है, क्योंकि इसमें प्रॉपर इसकी स्टिकिंग की जा रही है इस क्रॉप की। तो अगर हमने कैप्सिकम में मैंने बात कही कि स्टेकिंग की, तो लगभग 3 से 4 सिस्टम के ऊपर, स्टेम्स के ऊपर इसकी ट्रेनिंग करनी है। प्लास्टिक कॉर्ड से प्रॉपर पिंचिंग और डिसबडिंग करनी है, एक्स्ट्रा बड्स का रिमूवल करना है। कोई भी बड जो प्लांट्स के सोर्स और सिंक की रेशो को इफ़ेक्ट कर सकती है उसे आपने रिमूव करना है। और 2 लीव्स के बीच, देखिए आपके यहाँ 2 लीव्स हैं, ये आपका प्लांट है कैप्सिकम का, आपकी ये बड है, एक बड यहाँ है, एक लीफ यहाँ है और एक लीफ यहाँ है। तो आपने 2 लीव्स के बीच में एक सिंगल बड को ही मेंटेन करके रखना है। उसी तरह से टोमेटो की क्रॉप में 1 और 2 सिस्टम पे ही ट्रेनिंग करनी है। चौथा आपका आता है कि प्लास्टिक कॉर्ड्स का यूज़ करना है और प्रॉपर डी शूटिंग करना है। डी शूटिंग का मतलब है जितने भी एक्स्ट्रा शूट्स हैं, ठीक है, उनको रिमूव करना है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है जब भी आप क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं किसी भी प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर। कुकुम्बर में अगर बात की जाए कि हेल्दी क्रॉप को कैसे रेज कर सकते हैं, तो लगभग कुकुम्बर का ये प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे फीमेल फ्लावर्स को, ये 5 नोड्स तक आपने फीमेल फ्लावर को रिमूव करना है। यहाँ तक आपकी हो गई 5 नोड्स, तो यहाँ पे फीमेल फ्लावर को रिमूव कर दीजिए। फिर
केवल 2 ही वाइन्स को मेंटेन करके रखिए। ये आपका अम्ब्रेला सिस्टम है, एक वाइन आपकी यहाँ और एक वाइन इस साइड पे, दोनों से इसी साइड पे मेंटेन करके रखिए। और एक नोड पे कोशिश करिए कि एक नोड पे सिर्फ एक ही सिंगल फ्रूट डेवलप हो, और जितनी भी एक्स्ट्रा शूट्स हैं जो यहाँ से डेवलप होंगी, यहाँ से प्लांट के इस पोर्शन से डेवलप होंगी बिल्कुल, तो उन्हें आपने रिमूव करना है। ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया कि हाइजेनिक कल्टीवेशन कैसे कर सकते हैं, तो डबल डोर सिस्टम होना चाहिए, येलो स्टिकी ट्रैप्स का यूज़ करना है। अवॉइड करना है कि जब आप डोर को खोलें या फिर उसको क्लोज़ करें तो फ्रिक्वेंटली उसको ओपनिंग होनी चाहिए और फ्रिक्वेंटली उसको क्लोज़ करना है, यानी कि दरवाजे को आपने खुला नहीं रखना है। हो सकता है कि कोई भी इंसेक्ट है, कोई भी पेस्ट है, उसकी एंट्री आपके आने या जाने से हो रही हो। तो जितने भी डिसइंफेक्शंस होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं गेट की एंट्री के टाइम, वो आपने यूज़ करने हैं। और सॉइल को डिसइंफेक्ट करना है हर एक तीसरे साल में, यानी कि आपको क्रॉप रोटेशन को ही फॉलो करना है। जितने भी टूल्स हैं या इम्प्लीमेंट्स हैं उनको प्रॉपर डिसइंफेक्ट करना है, ताकि उनमें कोई ना कोई ऐसा इनोकुलम ना पास हो। आपके जो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है उसके अंदर जब भी आप कोई भी टेक्निकल ऑपरेशन कर रहे हैं तो उससे हो सकता है कि कोई ना कोई बीमारी आपके क्रॉप में लग सकती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि कितना टेम्परेचर आपको कंट्रोल करना है, कितनी ह्यूमिडिटी कंट्रोल करनी है, कितने से कितने के बीच में आपको एग्रोशेड नेट्स का यूज़ करना है, कैसी एयर सर्कुलेशन को कैसे मेंटेन करना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन लगभग 300 ppm से ज़्यादा ही रहनी चाहिए। तो उसको आपने किस तरह से इंश्योर करना है, तो ये कुछ क्लाइमेटिक कंट्रोल है जो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर है। जैसे कि मैंने बताया कि प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर का मतलब ही ये है कि प्लांट्स के जो माइक्रो क्लाइमेट है उसको कंट्रोल करना है। तो उस माइक्रो क्लाइमेट को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, इन सब चीज़ों को जब आप ध्यान में रखेंगे। टोमेटो की स्टेकिंग, या आप देख सकते हैं यहाँ पे फेरोमोन ट्रैप्स जो मेल सेक्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। कुकुम्बर की स्टेकिंग, किस तरह से कुकुम्बर में स्टेकिंग की जा रही है एक हेल्दी क्रॉप को लेने के लिए। ये आपकी प्लास्टिक की कॉर्ड्स हैं, रस्सियाँ जिन्हें आप बोलते हैं। यहाँ पे उसी तरह से टोमेटो की स्टेकिंग, प्लांटिंग किस तरह से की जा रही है, और फर्टिगेशन जो है, इन को जब आप ट्रिपर्स को बिछाएंगे, फर्टिगेशन करेंगे, तो यहाँ से फर्टिगेशन होगी। ये येलो स्टिकी ट्रैप्स देख सकते हैं कि क्रॉप में कितने बाय कितने सेंटीमीटर या कितने मीटर के डिस्टेंस पे जो है येलो स्टिकी ट्रैप्स को रखा गया है। इस तरह से फेरोमोन ट्रैप्स रहते हैं जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, मेल इंसेक्ट्स को। तो ये कुछ फ्यूचर थ्रस्ट हैं जो, या फिर कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो पॉली हाउस की कल्टीवेशन के लिए या ग्रीन हाउस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव डिज़ाइंस रहने चाहिए, प्रोडक्शन शेल्टर्स होने चाहिए, कोई नई स्पीशीज़ या कल्टीवार्स को ही ग्रो करना है, प्रॉपर पैकेजिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है, इको फ्रेंडली चीज़ों को यूज़ करना है, एनर्जी को सेव करना है। बहुत इंपॉर्टेंट कि रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को ही यूज़ करना है, ग्राफ्टिंग या फिर सॉइललेस कल्टीवेशन की तरफ फोकस करना है, और इको फ्रेंडली प्लांट प्रोटेक्शन यानी कि बायोलॉजिकल कंट्रोल को ही अप्रोच करना है जब भी प्लांट में कोई डिजीज़ आ जाए या फिर इंसेक्ट पेस्ट की प्रॉब्लम हो। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है। किस तरह से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को रिड्यूस किया जा सकता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना, और एक हाई क्वालिटी और एक गुड स्टैंडर्ड के प्रोड्यूस को मार्केट तक पहुंचाना है। बहुत सारी इम्पॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी डिजीज़ हैं जो पॉली हाउस में जो है आपकी क्रॉप को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, जिन्हें कि हम पैथोजन का नाम देते हैं। और उन पैथोजन से जब उस पैथोजन को एक प्रॉपर होस्ट मिल रहा है तो वो कैसे एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की प्रेजेंस में डिजीज़ की फॉर्म में डेवलप हो रहा है, तो इसे आप डिजीज़ ट्रायंगल का नाम देंगे। तो किस तरह की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है जब डिजीज़ मैनेजमेंट की बात की जाएगी।
सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आपको डिज़ीज़ का डायग्नोस करना आना चाहिए कि कौन सा डिज़ीज़ आपकी क्रॉप में आ रहा है, कौन सा उसका सोर्स हो सकता है, कैसे डिज़ीज़ उत्पन्न हो रही है और किस तरह के एनवायरनमेंट में जो है ये डिज़ीज़ ज़्यादा आ रही है। तो आपने इन सब चीज़ों को अगर आपका पता होगा तो आप एक डिज़ीज़ मैनेजमेंट यानी कि अपनी जो क्रॉप है उसको बीमारियों से बचा सकते हैं। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट के, जैसे कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको वैरायटी की सिलेक्शन, जब भी आपने वैरायटी की सिलेक्शन करनी है तो आपको वो वैरायटी, इस तरह की वैरायटी लेनी चाहिए जो वो रेजिस्टेंस हो उसमें पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए, या फिर कल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है। आपकी कल्चरल प्रैक्टिसेस में आपका आएगा क्रॉप रोटेशन, दूसरा साइट सिलेक्शन, तीसरा सैनिटेशन, देन टिलेज, टाइम ऑफ प्लांटिंग, देन फर्टिलिटी, वाटर मैनेजमेंट और टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। इस सब का मतलब ये है कि जब आप क्रॉप को लगा रहे हैं तो क्रॉप की रोटेशन, क्रॉप का रोटेशन का मतलब है कि एक ही जगह पे या एक ही पॉली हाउस में आपने हर बार एक ही क्रॉप नहीं लगानी है, यानी कि आपको अपनी जो मेन क्रॉप है उसको चेंज करना है। कभी आप उस वहाँ पे टमाटर की खेती करिए, कभी शिमला मिर्च की, या फिर कभी तीसरी क्रॉप की जो अलग अलग फैमिली से क्रॉप्स हों। तो इस तरह की क्रॉप्स को जब आप लगाएंगे तो जो एक ही तरह की डिज़ीज़ है उसको उत्पन्न होने का समय नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वो जो इनोकुलम है जिसे आप पैथोजन कहते हैं वो डेवलप नहीं होगा। तो डिज़ीज़ की फॉरकास्टिंग करने बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए आप बायो कंट्रोल एजेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर बहुत ही अगर आपकी डिज़ीज़ ज़्यादा एरिया में फैल गई है तो आपको केमिकल अप्रोचेस की तरफ भी जाना पड़ सकता है। तो कुछ बेनिफिट्स हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट के। इससे होगा क्या कि जब भी आप इस तरह के डिजीज़ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की तरफ जाएंगे तो कम से कम केमिकल्स का आपको उपयोग करना पड़ेगा और बायोडाइवर्सिटी को आप बचा सकते हैं, उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो जब आप ग्रीन हाउस की कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो किस तरह से ग्रीन हाउस के में कैसे कैसे प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, जैसे कि जब आप ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर को तैयार कर रहे हैं तो आपको जो है सॉइल की जो एरिएशन है, उसकी सॉइल की ड्रेनेज है वो प्रॉपर होनी चाहिए। वहाँ पे कोई भी शेड नेट नहीं होना चाहिए, यानी कि जब आप ग्रीन हाउस को बना रहे हैं तो वहाँ पे बिल्डिंग, कोई ट्री उसके आसपास नहीं होना चाहिए, और उसके जो एक्सेस है वो आपके नियर बाई होना चाहिए होम से। देन एरेशन प्रॉपर होनी चाहिए और वाटर की क्वालिटी भी सही होनी चाहिए। वाटर की क्वालिटी का मतलब है कि उसकी पीएच, टीडीएस से और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से, और कॉन्टिन्यूस एयर का मूवमेंट होना चाहिए फॉलिएज में। प्रॉपर जो सैनिटेशन है, सैनिटेशन प्रैक्टिसेस का मतलब है कि आपने हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन करके रखना है और जितने भी हैंड्स हैं, टूल्स हैं, उनको स्टरलाइज करना है ब्लीचिंग पाउडर से या फिर सोप से, या प्रॉपर वॉशिंग करनी है। तो इस तरह से अगर आप इन सारी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि शूज़, टूल्स या जितनी भी सप्लाईज हैं उनको स्टराइल कर रहे हैं, इन्फेस्टेड सॉइल से आप ग्रीन हाउस में नहीं एंटर कर रहे हैं, तो इस सब से आप अपनी क्रॉप को बचा सकते हैं। तो इसे आप इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का नाम देंगे। फिर उसके बाद आपका आता है नॉन जुडिशियस यूज़ ऑफ फंजीसाइड। जितने भी फंजीसाइड्स हैं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी फंजीसाइड को यूज़ कर रहे हैं, कमर्शियल लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रे कर रहे हैं, तो उतनी ही ज़्यादा वो आपकी डिज़ीज़ जो है या पैथोजन जिसे आप बोलते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होगा, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो और फंजीसाइड्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो एयर है या वाटर है या आप सॉइल है, उस तीनों की क्वालिटी जो है बिल्कुल ही डिग्रेड हो जाएगी। चौथा प्रॉब्लम ये आएगी कि टॉक्सिसिटी की। आज के टाइम में आप सबसे ज़्यादा बीमारियां देख रहे हैं कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो लगभग 50 से 60% पॉपुलेशन में एट द एंड ऑफ द टाइम और एट द एंड ऑफ द स्टेज ऑफ दैट कैंसर जो वो डिज़ीज़ है वो प्रोलिफरेट हो रही है। तो इस तरह की बीमारियां जो
इंसान के लिए हार्मफुल है, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को इफ़ेक्ट कर रही हैं, तो आप उनको तभी कंट्रोल कर पाएंगे अगर आप फंजीसाइड्स का कम से कम उपयोग करेंगे, क्योंकि ये इस तरह के पॉइजन्स हैं जो डायरेक्ट डेथ की तरफ इम्पोज कर रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंस डिजीज़ मैनेजमेंट की यही है कि आपको प्लांट की क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी को मेंटेन करके रखना है अगर आप प्रॉपर डिजीज़ मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं। इसके लिए नेसेसरी ऑपरेशंस जो हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ही रहेगी। अगर किसी ग्रीन हाउस का फेलियर आता है तो वो उसका सबसे मेन कारण जो है वो रहेगा आपका उसकी डिजीज़ मैनेजमेंट या इफ़ेक्टिव डिजीज़ कंट्रोल प्रैक्टिसेस। तो इम्पॉर्टेंट डिजीज़ जो हमारी जो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं उसमें आ सकती हैं डैम्पिंग ऑफ। ये डिजीज़ बहुत सारी स्पीशीज़ से हो सकती है, जैसे कि राइजोक्टोनिया, पेथियम, फिजेरियम, फाइटोपथोरा, स्क्लोशिनिया, स्क्लोशियम, बोट्राइटिस। बहुत सारी डिजीज़ेस हैं, ये बहुत सारे आप कह सकते हैं कॉजल एजेंट्स हैं जिसकी वजह से डैम्पिंग ऑफ हो रही है। तो ज़्यादातर डैम्पिंग ऑफ होने का कारण है जब आप कूल और वेट सॉइल्स आपको देखने को जहाँ पर भी मिलेंगी ड्रायर एरियाज़ में, तो उन तरह के एरियाज़ में डैम्पिंग ऑफ नर्सरी में बहुत ही मेजॉरिटी पाई जाती है। जितनी भी जर्मिनेटिंग सीड्स हैं या सीडलिंग्स हैं रहेंगी वो वीक हो जाएंगी फंगस की वजह से। तो ये डैम्पिंग ऑफ के सिम्टम्स आप देख सकते हैं, यहाँ पैची अपीयरेंस है, पैची ग्रोथ है सीडलिंग में, और एक बहुत ही पुअर स्टैंड है सीडलिंग का। दूसरे वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं पुअर स्टैंड है सीडलिंग का, और ये किस तरह से सीडलिंग्स जो हैं वो गिर रही हैं। उनका जो ये देख सकते हैं सॉइल लाइन के पास के जो टिश्यूज़ हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं, और जो नर्सरी है वो बिल्कुल फॉल हो कर रही है, बिल्कुल ग्राउंड पे पड़ गई है ये नर्सरी, ये देखिए यहाँ पे। तो इस तरह से डैम्पिंग ऑफ जो है एक पैची अपीयरेंस देगा। ये डैम्पिंग ऑफ के कुछ पिक्स हैं, यहाँ पे देखो सीड की ही जर्मिनेशन नहीं है, मतलब कि एक प्री एमरजेंस डैम्पिंग ऑफ होती है, एक पोस्ट एमरजेंस डैम्पिंग ऑफ होती है। तो प्री एमरजेंस में तो सीड को ही एमर्ज नहीं होने देगा, और पोस्ट एमरजेंस में यहाँ पे देख सकते हैं आप सीडलिंग तो एमर्ज हो रही है, पर हो क्या रहा है कि उसका जो बेसल लाइन का जो पोर्शन है वहाँ पे बिल्कुल ही वीक हो गई है सीडलिंग, यहाँ देखिए, और ये बिल्कुल डैम्प कर जाएगी, बिल्कुल नीचे ही गिर जाएगी ग्राउंड लेवल पे। तो इस तरह की अगर डिजीज़ को मैनेज करना है तो नर्सरी बेड से एक्सेस ऑफ जो वाटर है उसको ड्रेन करना है, या फिर नर्सरी बेड की ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मेलिन के साथ। मैंने यहाँ बताया फॉर्मेलिन जो है 1:7 की रेशो में आप बनाएंगे, और सोइंग से पहले फॉर्मेलिन के साथ नर्सरी बेड को ट्रीट करेंगे, या फिर सॉइल की प्रॉपर सोलराइजेशन की जाएगी। जितने भी फंजीसाइड्स हैं जैसे कि थीरम हो गया, कैप्टान हो गया आपका, बेविस्टिन, वाइटावेक्स, इस तरह के फंजीसाइड्स से जब आप सीड की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सीड की ट्रीटमेंट करेंगे लगभग 2 ग्राम थीरम या कैप्टान पर किलोग्राम सीड में डाल रहे हैं, उसको प्रॉपर मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो उस फंजीसाइड से आप ट्रीट कर सकते हैं सीड को, पर अवॉइड करना है हमने फंजीसाइड्स का जुडिशियस यूज़, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस हैं, या तो आप नर्सरी बेड को प्रॉपर उसकी ड्रेनेज कीजिए, या फिर आप नर्सरी बेड को फॉर्मेलिन के साथ ट्रीट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा नर्सरीज़ की अवॉइड करना है ओवर क्राउडिंग को। वेल डिकम्पोज्ड मैन्योर यूज़ करनी है, अवॉइड करना है कि अनडिकम्पोज्ड मैन्योर हो, या खाद जो आपकी प्रॉपरली डिकम्पोज्ड हो गई हो। उसके बाद लाइट इरिगेशंस, बट फ्रिक्वेंटली इरिगेशन बहुत ज़रूरी है। नर्सरी बेड की ड्रेंचिंग और स्प्रे आपने करना है रिडोमिल के साथ। तो जितना हमारी जो टोमेटो है, टोमेटो में किस तरह की डिजीज़ आ सकती है, जैसे कि अर्ली ब्लाइट, बैक्टीरियल विल्ट, सेप्टोरिया लीफ स्पॉट, फ्यूजेरियम विल्ट, पाउडरी मिल्ड्यू और बकाई रॉट। इन डिजीज़ का नाम ही इनसे जस्टिफाई कर रहा है कि डिजीज़ में कौन से सिम्टम्स रहेंगे इस डिजीज़ के, पत्तों के ऊपर या फ्रूट्स के ऊपर या स्टेम के ऊपर या लीव्स के ऊपर, या फिर आपके जो वेस्कुलर बंडल्स हैं उसके ऊपर, आपके रूट्स में, मेन क्राउन में कैसे कैसे ये डिज़ीज़ प्रोलिफरेट करेगी, किस तरह के सिम्टम्स इस डिज़ीज़ के रहेंगे,
कैप्सिकम में बहुत इंपॉर्टेंट आती है पाउडरी मिल्ड्यू, फाइटोप्थोरा फ्रूट रॉट, बैक्टीरियल विल्ट, एंथ्राकोनोज जिसे आप फ्रूट रॉट भी कह सकते हैं, या फिर स्टेम रॉट की प्रॉब्लम। कुकुम्बर में जनरली जो दो ही डिजीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहली डिजीज़ है पाउडरी मिल्ड्यू, दूसरी आती है आपकी डाउनी मिल्ड्यू। तो ये पाउडरी मिल्ड्यू है और डाउनी मिल्ड्यू। अब जो मिड हिल्स के एरिया है वहाँ पे प्रॉब्लम आती है आपके प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में बैक्टीरियल विल्ट, जो कि रॉल्स्टोनिया सोलेनेसीरम से रहती है। और इस डिजीज़ का जो सिम्टम है वो आपका यंग लीव्स में देखने को मिलेगा, ठीक है, यंगेस्ट लीव्स में। जब ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो होगा क्या कि जितने भी आपके इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं वो रिकवर हो जाएंगे टेम्परेरी। पर जब आप जैसे कि मान लीजिए ये टोमेटो की क्रॉप है, ठीक है, और ये कैप्सिकम की क्रॉप है, तो शाम के टाइम आप देखेंगे कि पत्ते हल्के हल्के से मुरझाए हैं या क्रॉप जो है थोड़ी विल्ट जैसी कर रही है। बट उसी दौरान आप देखेंगे कि जब आप सुबह इस क्रॉप को देखेंगे या मॉर्निंग में क्रॉप को देखेंगे तो पूरी की पूरी क्रॉप ही या पूरा का पूरा फील्ड जो है एक विल्टिंग अपीयरेंस देगा। तो इस तरह के डिजीज़ेस से को कैसे पहचाना जा सकता है, जब आप कट करेंगे इस क्रॉस सेक्शन को, ठीक है, और वाटर में इसको सोक करेंगे, तो वाटर में क्या होगा कि येलो कलर के ब्लैक बैक्टीरियल ooze देखने को मिलेगा। तो ये आपकी बैक्टीरियल विल्ट के सिम्टम्स हैं। विल्टिंग का मतलब ये है कि इसका जो वाटर का लेवल है या पानी जो होगा पत्तों के बीच वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा, बिल्कुल फ्लैसिड सेल्स हो जाएंगी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा प्लांट ही विल्ट हो जाएगा। तो ये है आपकी बेल पेपर की क्रॉप, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक्टीरियल विल्ट। ये किस तरह से इस डिज़ीज़ की पहचान की जाए कि ये डिज़ीज़ जो है आपकी बैक्टीरियल विल्ट है कि फ्यूजेरियम विल्ट है, तो ये ooze टेस्ट इसके लिए हम करते हैं। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में मैंने आपको बताया कि जितना भी हो सके रेजिस्टेंट वेराइटीज़ को यूज़ करना है या फिर डिजीज़ फ्री सीड्स को यूज़ करना है, प्रॉपर सॉइल की सोलराइजेशन करनी है, प्लांटिंग जो है रेज्ड बेड्स पे करनी है, सीड को केमिकल फंजीसाइड यूज़ करने के बजाय हमने यूज़ करना है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। सीड की कोटिंग, ये कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स हैं, स्टेप्टोमाइसिस, स्यूडोमोनास, केमिकल कंट्रोल स्टेप्टोस्टाइक्लिन से करना है। और 1% आपने फॉर्मलिन को जब आप 10 लीटर पानी में भिगोएंगे या 10 लीटर पानी में सोक करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, फिर उसकी सॉइल सोलराइजेशन करेंगे, तो उससे भी आप डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ आती है अर्ली ब्लाइट। तो अर्ली ब्लाइट जो है आपका यंग लीव्स में देखने को मिलेगा, जिसमें ब्राउन से ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंसेंट्रिक रिंग्स डेवलप हुए हैं, ये आपके रिंग्स हैं। इस पिक्चर में बिल्कुल क्लियर है कि कैसे कंसेंट्रिक रिंग्स डेवलप हुए हैं। और यहाँ स्टेम के ऊपर ये इलिप्टिकल लीजन्स हैं और ये आपके फ्रूट्स में कंसेंट्रिक रिंग्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो डिज़ीज़ है ये आपकी अल्टरनेरिया की वजह से होती है। तो ये अल्टरनेरिया के कोनिडियल स्ट्रक्चर्स इसको कहते हैं आप। तो इस तरह से इस डिज़ीज़ को देख सकते हैं आप कि ये डिज़ीज़ अर्ली ब्लाइट है कि लेट ब्लाइट है। तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आपकी वही रहेंगी कि आपको डिज़ीज़ प्लांट को अप्रूट करना है, उनको बर्न करना है, या फिर जितने भी लोअर लीव्स हैं वहाँ से फ्रूट्स को आपने रिमूव करना है, जितने भी इन्फेक्टेड लीव्स हैं उनको रिमूव करना है, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स का यूज़ करना है, या फिर सीड की ट्रीटमेंट करनी है थीरम के साथ और बोर्डेक्स मिक्सचर्स के साथ। कुछ केमिकल्स के यहाँ पे नाम बताए गए हैं, स्कोर है, जैसे कि इंडोफिल है, ब्लाइटॉक्स है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये आपके जो केमिकल कंट्रोल एजेंट्स हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है फ्यूजेरियम विल्ट। फ्यूजेरियम विल्ट जो है सबसे पहले प्लांट्स को इफ़ेक्ट करती है। प्लांट्स की जो लीव्स हैं, यंगर लीव्स हैं या ओल्डर लीव्स, सबसे पहले ओल्डर लीव्स को इफ़ेक्ट करेंगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो डिज़ीज़ है वो पूरे प्लांट को इफ़ेक्ट करेगी और लीव्स जो है ड्रूप डाउन कर जाएंगी।
यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूजेरियम विल्ट का इन्फेक्शन और फ्यूजेरियम विल्ट के जो कोनिडियल स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरह के रहते हैं। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इसकी लगभग सिमिलर रहेंगी, जबकि इसका जो कंट्रोल एजेंट है उसमें आपने सीड को ट्रीट करना है बेविस्टन के साथ और सीडलिंग को प्रॉपर ड्रिप करना है, डिपिंग और ड्रेंचिंग करनी है कार्बेंडाजिम के साथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिजीज़ है सेप्टोरियल लीफ स्पॉट। ये जितने भी डिजीजेज हैं ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर में आने वाली डिजीजेज हैं और ये आपकी क्रॉप को सिवियरली इन्फेक्ट कर सकती हैं। तो सेप्टोरियल लीफ स्पॉट में आप यहाँ पे पिकनीडिया देख सकते हैं फंगस के, और ब्लैक टू ब्राउन कलर की मार्जिन्स हैं जो सर्कुलर स्पॉट्स हैं देखने को। और यहाँ पे इस एरिया में आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर का जो एरिया है यहाँ पे स्मॉल पस्ट्यूल्स या पकनीडिया देखने को मिलेंगे, पकनीडिया लाइक स्ट्रक्चर्स। मैनेजमेंट के लिए आपने कल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है। जितने भी प्लांट का डेब्रिस होगा उसको प्रॉपर आपने डीप बरिंग करनी है, यानी कि उस डेब्रिस में इस तरह से रिमूव करना है, प्रॉपर फ्लोइंग करनी है। लगभग 3 से 4 साल के बाद क्रॉप को रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, या नॉन सोलेनेशियस क्रॉप के साथ क्रॉप रोटेशन की जाए, प्रॉपर एयर सर्कुलेशन हो। तभी मैंने बात कही थी कि ट्रेनिंग प्रूनिंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर मल्चिंग को भी कर सकते हैं। मल्चिंग से क्या होगा कि जितने भी आपके जैसे सॉइल बॉर्न फंगस है मान लीजिए, तो जब भी पानी पड़ेगा या फिर रेनी सीजन के टाइम या फिर एक्सेस ऑफ वाटर की वजह से क्या होगा कि रेन की स्प्लैशेस जो हैं वो फ्रूट्स के ऊपर या लीव्स के ऊपर नहीं पड़ेंगी, जिसकी वजह से वो जो पिकनीडिया या फिर जो स्ट्रक्चर्स हैं जो हार्मफुल हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, वो प्लांट के ऊपर नहीं डेवलप होंगे। तो डायथीन M45 और बेविस्टिन को यूज़ कर सकते हैं। 5वीं बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है पाउडरी मिल्ड्यू, जो तीनों क्रॉप्स में इंपॉर्टेंट है, लाइक टोमेटो, कैप्सिकम और कुकुम्बर में। तो पाउडरी मिल्ड्यू के नाम से ही जस्टिफाई हो रहा है कि पाउडरी और वाइट कॉलोनीज जो है प्लांट के सरफेस के ऊपर देखने को मिलेगी, और जो उसके नीचे का एरिया होगा बिल्कुल जैसे मान लीजिए लीफ का अपर का एरिया है और उसके बिल्कुल अंडर साइड वाला जो एरिया रहेगा वहाँ पे ब्राउन कलर की स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर जो है लाइट येलो स्पॉट्स हैं और नीचे की तरफ इस तरह का एरिया है जहाँ पे फंगस की ग्रोथ है जो कि पाउडर की फॉर्म में है। कुकुम्बर की क्रॉप में बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स जनरली स्पोरोथ्रिक्स या फिर टिलियोप्सिस आप यूज़ कर सकते हैं, वर्टिसिलियम यूज़ कर सकते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं। तो इन डिजीज़ेस से कैसे क्रॉप को बचाना है, जब भी आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कर रहे हैं तो इनके आइडेंटिफिकेशन जो है, आइडेंटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इनको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए और कैसे आपने अपनी क्रॉप को सैनिटाइज रखना है। कि आप देख सकते हैं स्यूडोपर्नोस्पोरा का टैग जो कि डाउनी मिल्ड्यू कहलाता है। डाउनी मिल्ड्यू यानी कि जो लीव्स का ऊपर का एरिया होगा वहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी ओल्डर लीव्स हैं वहाँ पर येलो कलर के स्पॉट्स देखने को मिलेंगे और प्रोग्रेसिवली उसी एरिया में नीचे की तरफ क्रिस्पी अपीयरेंस की एक ब्राउन कलर की बॉडीज़ देखने को मिलेगी जो पर्पल टू ब्राउन कलर की अपीयरेंस देंगी। तो अगर आपको इस तरह की डिजीज़, इस तरह के सिम्टम्स अपनी क्रॉप में प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिल रहे हैं तो वो आपकी डाउनी मिल्ड्यू की डिजीज़ है। और इसको कंट्रोल करने के लिए रिडोमिल, इंडोफिल, एंट्राकोल या फिर कवच जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कवच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डाउनी मिल्ड्यू के कंट्रोल करने के लिए। बक्काई रॉट भी एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है, फाइटोपथोरा पैरासिटिका की वजह से होती है। ये बक्काई रॉट के सिम्टम्स हैं, किस तरह से डिजीज़ डेवलप हुई है। जो डिजीज़ है, डिजीज़ में डार्क से लेके येलो लाइट कलर के ब्राउन बैंड्स हैं और ऐसा देखने को लगेगा कि जैसे बक्काई की अपीयरेंस हो। कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, प्रॉपर सैनिटेशन होनी चाहिए क्रॉप में, प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग प्रूनिंग क्रॉप की प्रॉपर होनी चाहिए। बायोलॉजिकल एजेंट्स को यूज़ कर सकते हैं लाइक पेनिसिलियम, केमिकल कंट्रोल कर सकते हैं रिडोमिल के साथ या फिर कवच से।
ये बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, फाइटोप्थोरा ब्लाइट और फ्रूट रॉट। ये कुछ सिम्टम्स हैं, ये हैं आपके वाटर सोक्ड लीजन्स। इस तरह से होते हैं आपके वाटर सोक्ड लीजन्स। और वाटर सोक्ड लीजन जो हैं बाद में क्लोरोसिस की फॉर्म में डेवलप होंगे और पेल ग्रीन कलर के। उसी तरह के सिम्टम्स आपको लीव्स में देखने को मिल रहे हैं, एक ब्लाइटनिंग सा इफेक्ट दे रहे हैं जब ये कोलीज कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात करें तो सबसे पहले कल्चरल प्रैक्टिसेस। कल्चर प्रैक्टिस में प्रॉपर सैनिटेशन, रेज्ड बेड पे कल्टीवेशन होनी चाहिए, रॉटन फ्रूट्स को अवॉइड करना है, डिस्ट्रॉय करना है प्रॉपर, या फिर रेज्ड बेड में लगभग जो बेड्स हैं ट्रांसप्लांटिंग से पहले उन बेड्स में प्रॉपर एक बार टिलेजिंग होनी चाहिए, टिलेज की प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। और बायो कंट्रोल एजेंट्स को यूज़ करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर केमिकल कंट्रोल करना है रिडोमिल MZ के साथ। ये वाइट मोल्ड के सिम्टम्स हैं। वाइट मोल्ड आप देख सकते हैं स्टेम के बीच। इसकी कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि बेविस्टिन के साथ कैसे क्रॉप को आप सेव कर सकते हैं, या फिर जितना भी क्रॉप का रेजिड्यू है उसको हार्वेस्टिंग के बाद रिमूव करना है। कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं, वायरल डिजीज़ है टोमेटो की, जिसे आप टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस कहेंगे। तो यहाँ पे स्पॉट्स देखने को मिलेंगे टोमेटो की क्रॉप के ऊपर। ये आपकी फ्रूट क्रॉप है और ये आपकी लीव्स हैं। तो लीव्स ऐसा लगता है जैसे कि एक ब्लैक स्ट्रीक्स जैसी लीव्स के ऊपर देखने को मिल रही हैं। ये अगर इस तरह की डिजीज़ आपको देखने को मिल रही है तो आपका लीफ येलो कर्ल वायरस है। तो वायरस जो है, वायरस को कंट्रोल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चिली लीफ कर्ल वायरस है, ये चिली में आने वाली इम्पॉर्टेंट वायरल डिजीज़ है। यहाँ पे जो प्लांट का टर्मिनल पोर्शन होगा वो बिल्कुल ही ब्रिटल हो जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, और थिकनिंग और पकरिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वायरस पॉइंट ऑफ व्यू से। जब वायरस की डेवलपमेंट होगी तो यहाँ पे जो वायरस की डेवलपमेंट है वो थ्रिप्स से हो रही है। ये आपको कुंबर में मोज़ाइक वायरस देख सकते हैं। मोज़ाइक का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ पैची या फिर अल्टरनेशन दिखेंगी आपको डार्क ग्रीन और येलो कलर की। उसी तरह से फ्रूट्स के ऊपर अगर इस तरह का स्पॉट्स देखने को मिल रहा है, या इस तरह के बम्पी जैसी अपीयरेंस है, या इस तरह के प्रोट्रूजन्स देखने को मिल रहे हैं, तो आपका वो कुकुम्बर मोज़ाइक वायरस डिजीज़ है। अगर इस तरह की डिजीज़ को, प्लांट वायरस को कंट्रोल करना है तो बायोलॉजिकल पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जैसे कि रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को यूज़ करना है, वायरस फ्री, पैथोजन फ्री सीड को यूज़ करना है, क्वालिटी सीड्स यूज़ करना है, प्रॉपर सीडलिंग की आपने इंसेक्टिसाइड से कंट्रोल करना है, क्योंकि इंसेक्ट फैक्टर्स जो हैं थ्रिप्स वगैरह हैं जैसे कि एफिड्स हैं, वो प्लांट में इस तरह के डिजीज़ को प्रोलिफरेट कर सकते हैं। तो कवच, इस तरह के इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ करना है, पेस्टिसाइड्स को यूज़ करना है। ये प्लांट में आने वाली स्टेम फाइलम लीफ स्पॉट है कि कैसे स्टेम फाइलम जो है आप यहाँ देख सकते हैं। स्टेम फाइलम पहले नर्सरी स्टेज में इफेक्ट करिए। जब इस तरह के क्रॉप को आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो एक तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही कम हो जाएगी। फाइटोप्थोरा रूट रॉट है, एक ग्रे मोल्ड है, ग्रे कलर के मोल्ड आपको जो प्लांट्स का टर्मिनल पोर्शन है या स्टॉक है, या यहाँ पे आप देख सकते हैं पेडंकल पोर्शन है, यहाँ पे ग्रे मोल्ड देखने को मिलेगा। इस तरह से वाइट मोल्ड, कैप्सिकम विल्ट, कोराइनोबैक्टीरियम, तो जितने भी ये डिजीज़ हैं इनको कंट्रोल करना है तो जो प्लांट का डेब्रिस है उसको डिस्ट्रॉय करना है, या फिर आपको कार्बेंडाजिम यूज़ करना है। फ्रूट रॉट जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है कैप्सिकम की, तो फ्रूट रॉटिंग इस तरह से रहती है। फ्रूट रॉटिंग यहाँ पे आप देखिए फ्रूट रॉटिंग किस तरह से हो रही है। पूरा का पूरा सिवियरली इन्फेक्टेड फ्रूट है एंथ्रेक्नोज से। तो ये कुछ लीजन्स या संकन वाटर सोक्ड लीजन्स कह सकते हैं आप इन्हें। ये डिजीज़ की आइडेंटिफिकेशन है। तो मैनेजमेंट जो है हॉट वाटर सीड ट्रीटमेंट से मैनेजमेंट करनी है। देन स्टेम रॉट की, स्टेम रॉट्स ये यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेम में रॉटिंग हो रही है। किस तरह से स्क्लोशिया फंगस के
प्लांट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं प्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसकी कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि कैप्टान थ्योरम, बायोलॉजिकल एजेंट्स, बेसिलस की स्पीशीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ेस थे, इंसेक्ट्स थे, वेक्टर्स थे, या फिर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में किस तरह से वेजिटेबल क्रॉप्स को ग्रो किया जाए, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, किस तरह से स्ट्रक्चर के अंदर क्रॉप को अपनी डिजीज़ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्रॉप डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, क्रॉप को बचा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करती हूँ, जो कि आपका एक बिल्कुल ही नॉलेजेबल कंसेप्ट था कि किस तरह से प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की जाए वेजिटेबल क्रॉप्स की, और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्यों फ़ायदेमंद है। तो थैंक यू एवरीवन for listening and watching my YouTube video regarding the protected cultivation of vegetable crops। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। थैंक यू एवरीवन। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल विज हॉर्टिकल्चरिस्ट।